हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक आपकी सेकेंड यूनिट का ही है, जिसको कि हम लोग अथॉरिटी या सत्ता के नाम से जानते हैं। और पिछला हमारा जो टॉपिक है शक्ति, वो और इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जिसको हम वैधता, लेजिटिमेसी के नाम से जानते हैं। इन तीनों का आपस में क्लोज रिलेशन है, शक्ति, सत्ता और वैधता। तो शक्ति तो हमने पढ़ लिया, अब सत्ता क्या है उसको हम देखेंगे। उसके बाद वैधता देखने के बाद ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों के अंदर संबंध क्या है, कैसे शक्ति, सत्ता और वैधता आपस में जुड़ी हुई है। तो ये बात की बात है। अभी हम लोग पहले देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता क्या है, अथॉरिटी क्या है। तो इसके बारे में अगर हम कुछ मुख्य बातों की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी राज व्यवस्था, कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसका सत्ता के साथ गहरा संबंध है। पहली बात, अभी मैं बेसिक बात बता रहा हूं आपको। किसी भी सिस्टम का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेंशियल एलिमेंट या जिसको अनिवार्य तत्व कहते हैं वो सत्ता है। सत्ता के बिना कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, कोई भी व्यवस्था, कोई भी संगठन नहीं चल सकता। इसीलिए सत्ता को उस व्यवस्था की या उस संगठन की आत्मा भी कहा जाता है, जीवन शक्ति भी कहा जाता है और सत्ता को मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब आप लोग इन तीनों शब्दों से अच्छी तरह से परिचित हो। शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता है ना। आत्मा के कारण शरीर चल रहा है, ऐसा ऐसा हम आध्यात्म में मानते हैं। उसी तरह अगर सत्ता निकल जाए किसी भी संगठन और व्यवस्था से तो वो संगठन और व्यवस्था निर्जीव हो जाएगी। जैसे आत्मा के निकलने के बाद शरीर मृत हो जाता है, सत्ता के निकलने के बाद वो संगठन या वो व्यवस्था मृत हो सकती है। एक प्रकार से हम जैसे कह रहे हैं कि मस्तिष्क जो है वो पूरे शरीर को संचालित करता है। मस्तिष्क जो निर्देश प्रदान कर रहा है उसके आधार पर पूरा हमारा शरीर चल रहा है। मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों के आधार पर हाथ अपनी गतिविधियां कर रहा है, पांव अपनी गतिविधियां कर रहा है, मुंह अपनी गतिविधियां कर रहा है। अगर मस्तिष्क ये निर्देश देना बंद कर दे तो ये शरीर के अंगों का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से अगर सत्ता किसी संगठन और व्यवस्था में कार्य करना बंद कर दे तो वो पूरी व्यवस्था या वो पूरा संगठन बेमानी हो जाएगा, उसका कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए सत्ता को किसी भी संगठन की आत्मा या मस्तिष्क या जीवन शक्ति कहा जाता है। हम चूंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल सिस्टम का, राज व्यवस्थाओं का विशेष महत्व होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभी ऊपर जो मैंने बात कही थी वो जनरल एस्पेक्ट में कही थी, सामान्य तौर पे कही गई थी कि एक सामान्य संस्था या सामान्य संगठन या सामान्य व्यवस्था में संस्था का महत्व होता है। लेकिन जब हम राज व्यवस्था की बात करते हैं तो राज व्यवस्था के अंदर सत्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सत्ता का किसी भी राज व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध होता है, यह हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही न केवल राज व्यवस्था बल्कि किसी भी संगठन या किसी भी प्रकार की व्यवस्था की समस्त गतिविधियों, समस्त प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। इसलिए सत्ता जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हमारे सामने आती है। अगली बात हम बता सकते हैं, ये सत्ता की अवधारणा अस्तित्व में कब आई, है ना। अभी अभी की हम बात कर रहे हैं तो सत्ता कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है। जब राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जब से राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, राज्य राज्य अस्तित्व में आया राजनीतिक तौर पर, तब से ही सत्ता भी अस्तित्व में आ गई। मतलब जिसको हम कहते हैं ना समानांतर, एक तरफ राज्य अस्तित्व में आया और राज्य के साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का भी उदय हुआ। दोनों एक साथ इमरजेंस हुई, दोनों का अस्तित्व या दोनों का उदय एक साथ हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक बातें थी जो सत्ता के बारे में जानना जरूरी है। लोग ये कहें
कि सत्ता के बारे में लोगों की आम समझ क्या है, आम व्यक्ति सत्ता के बारे में क्या सोचता है, अगर हम जानने की कोशिश करें तो कुछ बातों की चर्चा हम यहां पर कर सकते हैं। पहली बात, मैं फिर कह रहा हूं, अभी हम सैद्धांतिक बात की बात नहीं कर रहे, एक कॉमन मैन सत्ता का अर्थ क्या लेता है। तो कॉमन मैन के अनुसार सत्ता का मतलब सरकार से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से पूछूं अभी सत्ता कौन है, तो कोई कह सकता है राजस्थान में सत्ता अशोक गहलोत साहब हैं या उनके मंत्री हैं, या केंद्र में सत्ता जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी उनके मंत्री, वो सत्ता है ना। तो कुछ लोग सत्ता का मतलब केवल सरकार से लेते हैं। ये कुछ मात्रा में सही उत्तर है, लेकिन ये पूरा सही उत्तर नहीं है। तो आम लोगों का मानना क्या है, सत्ता का मतलब सरकार से है। कुछ आम लोग ये भी मानते हैं कि सत्ता का मतलब शासन से है। सरकार क्या कर रही है, शासन कर रही है। शासन का मतलब कानूनों को बनाना, कानूनों को लागू करना, कानूनों की रक्षा करना। ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, इन पूरी प्रक्रियाओं को गवर्नेंस या शासन के नाम से जानते हैं। कुछ लोग सत्ता का मतलब शासन से लेते हैं। दोनों अलग अलग बातें थी, है ना। कुछ लोगों ने सत्ता का मतलब क्या, कुछ लोग सत्ता का मतलब सरकार से लेते हैं, कुछ लोग सत्ता का मतलब शासन से लेते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि सत्ता का मतलब किसी भी व्यवस्था या संगठन में जो प्रमुख व्यक्ति है वही सत्ता है। जैसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, कि हम लोग पूछें कि भारत में सत्ता किसके पास में है, तो लोग कह देंगे कि नरेंद्र मोदी जी के पास में है। मोदी जी कौन है, एक व्यक्ति ही तो है। तो कुछ लोग मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया, अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से एक एक प्रमुख व्यक्ति को ही लोग सत्ता मान लेते हैं, जो भी गलत है ना। तो एक प्रमुख व्यक्ति को सत्ता मानने की भी अवधारणा आम लोगों की समझ के अंदर देखी जा सकती है। इसी तरह से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सत्ता का मतलब पदाधिकारी। पदाधिकारी किसको कहते हैं, जिसके पास कोई पोस्ट होती है ना, जो किसी न किसी पद के ऊपर आसीन होता है। वो पद बड़े लेवल का पद होता है, उसको कुछ लोग सत्ता के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम आम लोगों की बात करते हैं तो आम लोगों के संदर्भ में सत्ता के ये कुछ अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सरकार से, कुछ शासन से, कुछ प्रमुख व्यक्तियों से, और कुछ लोग जो है वो पदाधिकारी से सत्ता का अर्थ निकालते हैं। लेकिन वास्तव में सत्ता का ये अर्थ आधा और अधूरा है। सत्ता का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको जानने के लिए हम पहले विद्वानों ने, कुछ स्कॉलर्स रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन्होंने जिस तरह से सत्ता को डिफाइन किया है, पहले हम उनकी बातों को देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि वास्तव में सत्ता का अर्थ क्या है। कहियो पेन पढ़ियो मारो। कुछ परिभाषाएं जो है वो हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझना, ये परिभाषाएं अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी तो आप सत्ता का अर्थ आसानी से ले सकते हो। गगन माइक ऑफ करो भाई, गगन माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ओके। तो एक विद्वान है जिनका नाम है बायस्टेड, इसको ध्यान से समझना आप, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बायस्टेड क्या कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। देखो सत्ता को किसके साथ जोड़ दिया, शक्ति के साथ जोड़ दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि सत्ता, शक्ति और वैधता तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहां पे शक्ति शब्द आ गया कि किसी के पास शक्ति है, वो शक्ति का प्रयोग संस्थागत आधार पर कर रहा है, ये सत्ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, मुझे पॉलिटिकल साइंस, मेरे अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की क्षमता है, मेरे अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की योग्यता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की शक्ति है, और मेरी जैसी ये शक्ति सबके पास, बहुत से लोगों के पास हो सकती है। लेकिन इस कॉलेज में मेरे पास क्या है, पॉलिटिकल साइंस के टीचर का पद है, जो किसी और के पास नहीं है। इसीलिए मैं यहां पर आकर अपने इस शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। कौन सी शक्ति, ये जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहा हूं, इस शक्ति का प्रयोग किसके आधार पर कर रहा हूं, इस कॉलेज में जो पॉलिटिकल साइंस का टीचर का पद है ना। अभी आपने एक शब्द पढ़ा था ना, पदाधिकारी, तो मेरे पास क्या है, एक पद है।
और वो पद इस कॉलेज का है। ये संस्थात्मक अधिकार मैं तो एक व्यक्ति हूं, मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरी इस शक्ति को आधार किसने दिया है? इस कॉलेज का जो ये पद है, उसके कारण मुझे यहां पर आकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो बायस्टेट क्या कह रहे हैं? सत्ता जो है वो शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, उसको संस्थागत मान्यता मिलना जरूरी है, तभी वो सत्ता बनती है। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा की बात करें तो एक दूसरे विद्वान हुए हैं जिनका नाम है बीच। बीच क्या कह रहे हैं, इसको भी ध्यान से समझना। दूसरे के कार्यों को, अब पहला शब्द आ गया दूसरे के कार्यों को प्रभावित और निर्देशित करना, यह दूसरा शब्द आ गया। और तीसरा औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता कहलाती है। वापिस बोल रहा हूं कि दूसरों के बीच कहते हैं कि दूसरों के कार्यों को प्रभावित और निर्देशित करने का जो औचित्यपूर्ण अधिकार है उसको सत्ता कहते हैं। औचित्यपूर्ण का मतलब होता है कि जो सही है, जिसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिसको सभी लोग सहमति प्रदान कर रहे हैं, ऐसे अधिकार को सत्ता कहा जाता है जिसमें दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों का ही उदाहरण लेता हूं। आप लोग किसी भी स्कूल में भी पढ़े हो, आप लोग कॉलेज में भी पढ़े हो, आप लोगों की क्या इच्छा है कि हमको पढ़ाने के लिए शिक्षक का पद होना चाहिए। एक शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो ये आम लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षक के पद को अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं, शिक्षक के पद को औचित्यता प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी व्यक्ति इस शिक्षक के पद पर आ रहा है वो अपने विद्यार्थी के व्यवहार को प्रभावित भी कर रहा है और निर्देशित भी कर रहा है। तो शिक्षक का पद क्या हो गया? एक सत्ता हो गई। ठीक है ना? तो ये बीच के कहने का मतलब है कि दूसरों के कार्यों को प्रभावित और निर्देशित करने का जो औचित्यपूर्ण अधिकार है वो सत्ता है। इसी तरह से एक और विद्वान हुए हैं रोवे। रोवे क्या कहते हैं कि सत्ता व्यक्ति और व्यक्ति समूह के राजनीतिक निश्चयों के निर्माण और राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार है। देखो, अभी जो हमने दो बातें पढ़ी बायस्टेड और बीच की, वो सत्ता का एक कॉमन, किसी भी व्यवस्था और संगठन में सत्ता के रूप में सत्ता क्या होती है उसके रूप में देखा था। लेकिन रोवे की परिभाषा केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। रोवे ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो कि राजनीतिक निर्णयों का निर्माण करता है और जिसके अंदर राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, वो सत्ता है ना? तो ये रोवे का एक अपना अलग मत था। इसी तरह से एक बहुत छोटी सी परिभाषा बर्नार्ड बार्बर और एमितॉय इर्जोयन ने दी। उनका क्या मानना था? उनका मानना है सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। बहुत छोटी सी परिभाषा। औचित्यपूर्ण का मतलब मैंने अभी आपको बताया, वो शक्ति जिसके पीछे जन सहमति है, जिसके पीछे जन समर्थन है। और वो जन सहमति या जन समर्थन इसीलिए क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये हमारे हित में, हमारी भलाई में काम कर रहे हैं, इसीलिए वो उसको अपनी स्वीकृति और समर्थन प्रदान करते हैं। तो सत्ता को इसीलिए बार्बर और इर्जियोनी ने औचित्यपूर्ण शक्ति के नाम से पहचाना है। आप लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। उसकी एक एजेंसी है यूनेस्को। यूनेस्को भी सत्ता को किस तरह से परिभाषित करता है? सत्ता ऐसी शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण है। देखो, ये चार शब्द में इन चारों को बताता हूं फिर एक एग्जांपल को लेकर। सबसे पहली बात, यूनेस्को क्या कहता है? सत्ता एक शक्ति है। शक्ति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। मैं अपने ही एग्जाम्पल से बार बार आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो। मैं एक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे पास क्या है? एक पद है, शिक्षक का पद है। आप उसको समझ लो कि वो सत्ता है। ठीक है? अब इस शिक्षक के पद पर जो भी व्यक्ति आसीन है, जो भी व्यक्ति इस पद के ऊपर बैठा है, उसके पास मानसिक शक्ति है ना? और इस शक्ति को स्वीकृति प्रदान की है, स्वीकार किया है। किसने? आप लोगों ने, आम लोगों ने। विद्यार्थी भी अपने शिक्षक को स्वीकार करते हैं और विद्यार्थी से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं वो भी शिक्षक के पद को, उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं।
ठीक है। और इसीलिए वो ये मानते हैं, आम लोग, जैसे आप, मैं आपकी विद्यार्थी की बात करूं, विद्यार्थी क्या मानते हैं कि शिक्षक हमारे से ज्यादा ज्ञान वाला है और वही हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर कर सकता है। इसीलिए विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के पद को, व्यक्ति को नहीं, शिक्षक के पद को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तो वो ये सम्मान मिल किसको रहा है? ये पद को मिल रहा है, ये सत्ता को मिल रहा है। तो यूनेस्को की दूसरी बात में क्या नजर आता है? सम्मान देना। तीसरा, ज्ञात। ज्ञात का मतलब जो जो सबको पता है। अब यहां पर पता है सबको कि विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के अंदर पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक का पद है, हिंदी के शिक्षक का पद है, लोक प्रशासन के शिक्षक का पद है, अंग्रेजी के शिक्षक का पद है। ये सब सत्ता है। यहां पर एक प्रिंसिपल है, ये सबको पता है, ये भी सत्ता है। तो सत्ता हमेशा ज्ञात होती है ना। हम लोग एक दूसरा उदाहरण समझते हैं, प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री का पद भारत के अंदर है, जो देश के अंदर केंद्र सरकार के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये ज्ञात है सबको। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ये सबको ज्ञात है। इसी तरह से राज्यों के अंदर भी एक सत्ता का प्रमुख होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री है। तो ये भी सबको ज्ञात है। तो सत्ता ज्ञात होती है, छुपी हुई नहीं होती है। सत्ता सबके सामने आकर काम करती है। और चौथी बात जो यूनेस्को कह रहा है, सत्ता औचित्यपूर्ण होती है, मतलब इस सत्ता को जन समर्थन प्राप्त होता है, जो मैंने आपको पूर्व की परिभाषा में बताया था। तो यूनेस्को क्या कहते हैं, पूरी बात को अगर हम मिला दें, यूनेस्को के अनुसार सत्ता ऐसी शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण होती है। एक बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा एक प्रशासनिक विचारक हुए हैं, हेनरी फयोल। इनकी जानना बहुत जरूरी है। आप यहां पर देख रहे हैं, इस पूरी परिभाषा को दो भागों में हम बांट के देख रहे हैं। हेनरी फयोल ये कहते हैं, सत्ता जो है वो आदेश देने का अधिकार और उसको लागू करवाने की शक्ति है। ठीक है, दो बातें हैं, आदेश देने का अधिकार और लागू कराने की शक्ति। अब मैं यहां पर एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में सबसे बड़े पद पर एक अधिकारी बैठा है और सबसे निचले पद पर एक पियोन, फोर्थ क्लास, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बैठा है ना। अब पद सोपान, प्रशासनिक सिद्धांत में इसको पद सोपान कहते हैं कि अधिकारी बड़ा है और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो है वो पद सोपान में निचले स्थान पर आता है। अब कौन आदेश दे रहा है? ये जो बड़े पद पर बैठा है, जिसको हम कह रहे हैं ये सत्ताधारी है, उस ऑफिस के अंदर सारे आदेश देने का अधिकार उस बड़े अधिकारी को है और वो आदेश देकर अपने से नीचे जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों से अपने आदेश मनवा सकता है, और अगर कोई नहीं मानता है तो वो उसे दंडित भी कर सकता है। तो सत्ता जो है वो आदेश देने का अधिकार भी है और उसको लागू करवाने की शक्ति भी है, ऐसा हेनरी फयोल मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण परिभाषा जो सत्ता को बिल्कुल क्लियर करती है, वो यहां पर आपको देखने की जरूरत है, हर्बर्ट साइमन। इस परिभाषा को अगर आप समझ लोगे तो सत्ता का बहुत बड़ा अर्थ आपके दिमाग में आसानी से आ जाएगा। हर्बर्ट साइमन ने बहुत बड़ी परिभाषा लेकिन बहुत अच्छी परिभाषा दी है सत्ता की। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं? सत्ता निर्णय लेने की ऐसी शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को निर्देशित करती है। पहली लाइन है ना, इसको हम बाद में देखेंगे, दूसरी लाइन को पहले देखते हैं। साइमन क्या कहते हैं? सत्ता दो पक्षों के बीच का संबंध है, उच्चस्थ और अधीनस्थ। उच्चस्थ का मतलब जो उच्च पदों पर आसीन है, और अधीनस्थ का मतलब जो उच्च पद के नीचे जितने भी पद हैं उनके ऊपर आसीन है। जैसे मैं आपने कॉलेज का एग्जांपल लेता हूं, इस कॉलेज का मुखिया कौन है? सबसे उच्च पद पर कौन आसीन है? तो आप लोग कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर साहब हैं, वो सबसे उच्च पद पर आसीन है। और डायरेक्टर के नीचे हम जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या जितने भी ऑफिस के स्टाफ हैं, हम डायरेक्टर के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। तो हम लोग कौन है? अधीनस्थ, है ना। डायरेक्टर कौन है? उच्चस्थ। तो ये उच्चस्थ और अधीनस्थ के बीच का संबंध है। सत्ता में पहली बात हम क्या कह रहे हैं? उच्चस्थ और अधीनस्थ के बीच का संबंध है। अब आप पहली लाइन पे आ जाओ। पहली लाइन में क्या हुआ? आदेश, निर्णय कौन ले रहा है कि कब क्लास चलेगी, कैसे क्लास चलेगी, कितने घंटे चलेगी, कौन क्या काम करेगा, ये सब निर्णय कौन ले रहा है? उच्चस्थ, हमारे प्रिंसिपल या डायरेक्टर साहब ले रहे हैं, और उनके अनुरूप वो हमको डायरेक्शन, निर्देश प्रदान कर रहे हैं, और ये निर्देशों की पालना करना हमारा दायित्व है, क्योंकि
इस डायरेक्टर के पद को, जो कि सत्ता कहलाती है, उसको हमने स्वीकृति प्रदान कर रखी है, सहमति प्रदान कर रखी है, औचित्यता प्रदान कर रखी है। इसलिए हम अधीनस्थ जो भी है वो डायरेक्टर के रूल्स को, रेगुलेशंस को, डायरेक्शंस को पालन करते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जांपल मैं अगर यहां पर दे दूं, तो अभी हमारी क्लास के अंदर मैं शिक्षक के पद पर हूं, ये उच्चस्थ का पद है, और आप सब विद्यार्थी जो हो वो अधीनस्थ के पद के ऊपर आसीन हो। तो मैं जो भी डायरेक्शन दूंगा उन डायरेक्शंस को पालन करना आपका दायित्व है ना। तो ये उच्चस्थ और अधीनस्थों के बीच का एक संबंध है, जिसमें निर्णय जो है वो उच्चस्थ के द्वारा लिए जाते हैं और अधीनस्थों को निर्देशित किया जाता है। और जब उच्चस्थ इस प्रकार के निर्णय लेता है तो वो क्या अपेक्षा करता है, वो ये अपेक्षा करता है कि जितने भी जो अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सबऑर्डिनेट्स, वो अधीनस्थ उसके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे। तो ये जो उच्चस्थ और अधीनस्थों का संबंध है, हर्बर्ट साइमन इसी को सत्ता के नाम से परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये तो हुई अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं, लेकिन इस पूरी सत्ता की अवधारणा का शाब्दिक अर्थ क्या है और निष्कर्ष क्या है, अगर उसको हम देखें तो इस स्लाइड के माध्यम से समझा जा सकता है। पहली बात, सत्ता का मतलब अंग्रेजी में अथॉरिटी होता है। सत्ता का अंग्रेजी अनुवाद अथॉरिटी है ना। इस अथॉरिटी जो ये अंग्रेजी का शब्द है, ये लेटिन भाषा के ऑक्टोरिटास से बना हुआ है। लेटिन भाषा का एक मूल शब्द है ऑक्टोरिटास, उसी ऑक्टोरिटास से अथॉरिटी शब्द बना है। और लेटिन भाषा के ऑक्टोरिटास शब्द का एक मतलब होता है बढ़ना। इसको मैं और सिंपल शब्द में कहूं, आगे बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ाना। ठीक है, तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन इसको क्लियर कैसे समझते हैं? इसको क्लियर समझने के लिए हम इतिहास में जाते हैं। रोमन साम्राज्य जो था पश्चिम के अंदर, रोमन साम्राज्य के अंदर सीनेट, जो कि जनप्रतिनिधि की संस्था हुआ करती थी, वो जनता के हित में जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत करती थी, उन प्रस्तावों को सीनेट के द्वारा स्वीकृत किया जाता था, है ना। और जब सीनेट उन प्रस्तावों को, उन प्रपोजल्स को स्वीकृत कर लेती, तो यह कहा जाता था कि इनको ऑक्टोरिटास प्राप्त हो गया है। ऑक्टोरिटास मतलब इनको अब आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाने का मतलब इनको अब लागू किया जा सकता है, क्योंकि इन प्रस्तावों को हमने समर्थन प्रदान कर दिया है, इनको उचित ठहराया है, इनके राजनीतिक मूल्यों को मान्यता प्रदान कर दी है, इसलिए अब इन आदेशों को, प्रस्तावों को लागू किया जा सकता है। तो इस रूप में प्राचीन काल के अंदर रोमन साम्राज्य में ऑक्टोरिटास की व्यवस्था के माध्यम से सत्ता को वैधता प्रदान करने का प्रयास किया जाता था। तो ये उसका एक शाब्दिक अर्थ और उससे जुड़ी हुई ऐतिहासिक व्यवस्था। लेकिन अभी जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं का यदि अगर हम सार देखें, तो सार के रूप में क्या कहा जा सकता है? इस रेड वाले ब्लॉक में आप देखिए, सत्ता किसी भी संगठन, किसी भी व्यवस्था, और जब हम राज्य के बारे में बात करते हैं तो किसी भी राज व्यवस्था का अनिवार्य अंग होती है। अगर सत्ता नहीं है तो हम किसी भी संगठन, किसी भी व्यवस्था या राज्य व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, सत्ता जो है वो आदेश पालन कराने का की संस्थागत शक्ति है। मतलब जो भी सत्ता के ऊपर आसीन है, वो सत्ता के नाम पर या सत्ता के द्वारा आदेश प्रदान करता है। उन आदेशों को देने के लिए पहले निर्णय लेता है और उन निर्णयों को क्रियान्वित करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर वापस लेता हूं। जैसे अभी हम जिसको बोलते हैं सरकार, केंद्र में हमारी सरकार कौन है? मोदी जी की सरकार है। और हमने अपने जनप्रतिनिधि चुनकर कहां भेजे हुए हैं? संसद में भेजे हुए हैं। तो संसद में जनता के प्रतिनिधि, जिनको कि हम सांसद कह रहे हैं, वो भी सत्ता है ना। वो निर्णय ले रहे हैं, उन निर्णयों को लागू कौन कर रहा है? मोदी जी की सरकार कर रहे हैं, तो वो भी सत्ता है। तो ये संसद या सरकार, उन पर बैठने वाले व्यक्ति बदलते हैं, लेकिन सत्ता हमेशा बनी रहती है ना। सत्ता का प्रयोग करने वाले बदलते रहते हैं, लेकिन सत्ता हमेशा स्थायी रहती है। सरकार हमेशा रहती है। आज
मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पहले मनमोहन सिंह जी थे, भविष्य में पता नहीं कोई और होगा। तो प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे लेकिन प्रधानमंत्री का पद बना रहेगा, सत्ता बनी रहेगी, लेकिन सत्ता का प्रयोग करने वाले बदलते रहेंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति सत्ता के ऊपर आसीन होगा उसको क्या अधिकार होगा कि वो निर्णय लेगा, आदेश जारी करेगा और उन आदेशों का पालन कराएगा। आज मोदी जी के आदेश क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। अशोक गहलोत जी के आदेश क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उन्हें न तो आदेश देने का अधिकार होगा, न आदेशों का पालन कराने का अधिकार होगा। लेकिन अभी वो चूंकि मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं और उन आदेशों का पालन कराया जा रहा है। तो ये सत्ता का मतलब आदेश पालन कराने की संस्थागत शक्ति जो है वो सत्ता कहलाती है। एक और बात जो मैंने अभी कही कि सत्ता जो है वो उच्चस्थ और अधीनस्थों का संबंध है। जैसे अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो अशोक गहलोत साहब और उनका पूरा मंत्रिमंडल उच्चस्थ है, हमारी विधानसभा उच्चस्थ है और हम सब आम लोग जो हैं वो अधीनस्थ हैं। उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको लागू करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं, हम सब उनका पालन कर रहे हैं। आम जनता उनका पालन कर रही है। तो आम जनता क्या हो गई? अधीनस्थ हो गई और वो सब क्या हो गए? उच्चस्थ हो गए। तो ये कहीं पर भी देख लो, किसी भी संगठन के अंदर देख लो, सत्ता जो है वो उच्चस्थ और अधीनस्थ का संबंध होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इस कॉलेज में प्रिंसिपल उच्चस्थ है और हम सब अधीनस्थ हैं, हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो इस कॉलेज का, इस संगठन का, इस संस्था का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो उच्चस्थ और अधीनस्थों का संबंध है ये सत्ता। और इन संबंधों का आधार क्या है? स्वीकृति या सहमति, है ना। हम सब अधीनस्थ हैं इस कॉलेज में और हम लोग क्या मानते हैं कि हम इतने सारे लोग मिलकर निर्णय लेकर इस संगठन को सही नहीं चला सकते। इसीलिए डायरेक्टर या प्रिंसिपल की एक व्यवस्था, एक पद होना चाहिए, यानी कि एक सत्ता होनी चाहिए जो समय समय पर इस संगठन को, इस संस्था को चलाने के लिए हमें निर्देश प्रदान करे और उन निर्देशों का अगर हम पालन करेंगे तो हम इस संस्था को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इस मान्यता के आधार पर हम प्रिंसिपल के पद को या डायरेक्टर के पद को स्वीकार भी करते हैं, उनको स्वीकृति भी प्रदान करते हैं और अपनी सहमति भी उस पद में व्यक्त करते हैं। तो कोई भी सत्ता हो, उस सत्ता को अधीनस्थों की स्वीकृति या सहमति अनिवार्यतः प्राप्त रहती है और इसी स्वीकृति या सहमति के आधार पर आप लोग यहाँ अगले वाले बुलेट में देख सकते हो कि सत्ता जो है वो निर्णय लेती है और आदेश देती है और ये निर्णय और आदेश देने वाली उच्च शक्ति होती है। हमेशा ध्यान रखना, आदेश कौन देगा? उच्चस्थ आदेश देगा अपने अधीनस्थ को। मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं। इस कॉलेज के अंदर अगर हम पदों की बात करें तो सबसे ऊपर प्रिंसिपल का पद है, फिर वाइस प्रिंसिपल का पद है और उसके बाद ऑफिस स्टाफ है। तो प्रिंसिपल किसको आदेश दे सकता है? सभी को दे सकता है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल किसको आदेश दे सकता है? वो प्रिंसिपल को नहीं दे सकता है, वो अपने से अधीन कर्मचारियों को दे सकता है। ऑफिस में जो बाबू है वो पियोन को आदेश दे सकता है लेकिन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को नहीं दे सकता। तो ये जो आदेश देने और उसको पालन करवाने की शक्ति जो है वो हमेशा उच्चस्थ के पास होती है। निर्णय लेने की शक्ति उच्चस्थ के पास होती है। अधीनस्थों को केवल आदेशों को स्वीकार करने का अधिकार होता है। निर्णय और आदेशों को स्वीकार करने का काम अधीनस्थों का होता है। तो ये जो संबंध है उच्चस्थ और अधीनस्थ का, इसको हम कहते हैं ये सत्ता है। कुछ एग्जाम्पल में मैं बता देता हूं आपको। मैंने पहले भी कहा सत्ता का मतलब केवल सरकार से नहीं है। हम लोग लेते हैं राजनीतिक तौर पर सत्ता को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्ता हर जगह व्याप्त होती है। जैसे एक ऑफिस के अंदर भी सत्ता व्याप्त है। ऑफिस के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो उच्चस्थ है और उसके अधीन जितने भी कर्मचारी है वो अधीनस्थ है। यहाँ पे आप देखिए, एक पिक्चर मैंने बता रखी है। एक ऑफिस के अंदर ये सबसे बड़ा अधिकारी है, उससे छोटा अधिकारी, उससे छोटा कर्मचारी, उससे छोटा कर्मचारी और ये सबसे निम्न कर्मचारी। तो ये जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो अपने इन सभी अधीनस्थों को आदेश दे सकता है। यहाँ वाला कर्मचारी जो है वो अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दे सकता है। ये सब जो पद हैं वो सत्ता का ही रूप है और इसी में उच्चस्थ और अधीनस्थों को हम अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन उच्च पद पर है और कौन अधीनस्थ, कौन आदेश दे सकता है, कौन निर्णय लेता है और किसके द्वारा उन निर्णयों और आदेशों को मानना है। तो ये ऑफिस के अंदर भी सत्ता होती है। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर भी सत्ता होती है।
फैक्ट्री का मालिक जो सारे निर्णय लेता है, सारे आदेश जारी करता है और उन आदेशों और निर्णयों को मानने का काम कर्मचारी करते हैं। तो कर्मचारी अधीनस्थ हो गए और मालिक उच्चस्थ हो गया। इसी तरह से जब हम सरकार, जो आम धारणा है हमारी, सत्ता का मतलब सरकार, तो सरकार में जो पदाधिकारी होते हैं वो उच्चस्थ हो गए और आम जनता जो है वो अधीनस्थ हो गई। इसी तरह से परिवार के अंदर भी सत्ता होती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे परिवार का मुखिया कौन है, हमारे पिताजी या दादाजी, है ना। पितृसत्तात्मक परिवार में एक पुरुष होता है जिसके आदेशों का पालन परिवार के सभी लोग करते हैं, या मातृसत्तात्मक परिवार में एक लेडी मुखिया होती है, वो मुखिया कहलाती है और उसके आदेशों का पालन उसके परिवार के सारे लोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संगठन, कोई भी संस्था या कोई भी व्यवस्था हो, उसके अंदर सत्ता अनिवार्यतः पाई जाती है। सत्ता को केवल राजनीतिक तौर पर नहीं समझ सकते, सत्ता एक आम अवधारणा है जो हर संस्था, हर संगठन के अंदर पाई जाती है। लेकिन सत्ता का संबंध राज व्यवस्था से अधिक है। हम लोग जब राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सत्ता बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में काम करती है। अब सत्ता की विशेषता क्या है, सत्ता की प्रकृति क्या है, कुछ बिंदुओं में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं अभी तक बता चुका हूं, सत्ता संबंधात्मक होती है। संबंधात्मक, सत्ता दो पक्षों के बीच का संबंध है। वो दो पक्ष कौन कौन से हैं? एक उच्चस्थ और एक अधीनस्थ, है ना। जब भी हम सत्ता की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए कि सत्ता के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक आदेश देने वाला और दूसरा आदेश मानने वाला। एक निर्देशित करने वाला, दूसरा जो निर्देशों के अनुसार आचरण करेगा। वो किसी भी संस्था में, जैसे आपका परिवार है, आपके परिवार में आपके पिताजी मुखिया हैं, वो उच्चस्थ हैं, वो आपको आदेश देंगे कि आपको क्या करना है, किस विषय पर क्या निर्णय लेना है, और आपको उनके आदेशों का पालन करना है। तो ये आप अधीनस्थ हो और आपके पिताजी जो हैं वो आपके उच्चस्थ हैं, उन दोनों के बीच का जो ये संबंध है ये सत्ता कहलाता है ना। जब हम किसी संगठन या व्यवस्था या राज व्यवस्था की बात करते हैं तो इस संबंध को, उच्चस्थ और अधीनस्थ के बीच के संबंधों को कानून मान्यता प्रदान करता है और जनता की सहमति जो है वो मान्यता प्रदान करती है। जैसे अभी हमने कहा किसी भी ऑफिस के अंदर उच्च कर्मचारी होना चाहिए, निम्न कर्मचारी होना चाहिए, तो ये व्यवस्था किसके माध्यम से हुई? कानून के माध्यम से हुई। कानून तय करता है कि एक उच्चस्थ होंगे, उसके नीचे अधीनस्थ होंगे। इसी प्रकार से सहमति भी उस उच्चस्थ और अधीनस्थ की व्यवस्था को स्थापित करती है। तो पहली विशेषता कि सत्ता के अंदर उच्चस्थ और अधीनस्थ दो पक्षों का एक संबंध होता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो हम बता सकते हैं कि सत्ता जो है वो प्रभुत्व प्रदान करती है। देखिए शब्द थोड़ा टिपिकल है लेकिन अर्थ बहुत आसान है, प्रभुत्व प्रदान करना। जैसे आज मैं मनोज राजगुरु एज ए पॉलिटिकल साइंस टीचर होने के नाते आप लोगों को डायरेक्शन दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज के अंदर मैं इस सत्ता का प्रयोग कर रहा हूं, राजनीति विज्ञान के शिक्षक के पद पर आसीन हूं, और इसीलिए अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को मैं कुछ ऑर्डर दे सकता हूं, कुछ डायरेक्शंस दे सकता हूं। लेकिन सड़क पर चलने वाला कोई और व्यक्ति जिसको पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है, वो आप लोगों को ऑर्डर प्रदान नहीं कर सकता, वो आप लोगों को डायरेक्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? ज्ञान तो उसको भी है पॉलिटिकल साइंस का और ज्ञान मेरे को भी है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि मेरे पास यहां पर सत्ता है, मैं यहां पर पॉलिटिकल साइंस के टीचर के रूप में हूं। इसीलिए जो भी व्यक्ति सत्ता पर आ जाता है उसको स्वतः ये प्रभुत्व, ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपने अधीनस्थों को आदेश दे सकता है, उन आदेशों की पालना करा सकता है। यानी कि सत्ता जो है वो अपने ऊपर आसीन किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती है, उसकी स्थिति को श्रेष्ठता प्रदान करती है ना। जैसे मैंने अभी कहा, अभी मोदी जी एक व्यक्ति हैं लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री की सत्ता है, इसलिए वो अधिकार दे रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री हट जाएंगे तो वो ये अधिकार प्रदान नहीं कर सकते। अभी उनके पास आदेश देने का जो प्रभुत्व है वो क्यों है? क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री का पद है। अभी अशोक गहलोत साहब आदेश क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री का पद है ना। तो ये पद क्या है? सत्ता है। इसी सत्ता के कारण इन व्यक्तियों को यह प्रभुत्व प्राप्त हुआ है। तो सत्ता जो है वो हमेशा प्रभुत्व प्रदान करने वाली होती है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, सत्ता मर्यादित होती है। मर्यादित का मतलब क्या सत्ता पर बैठने वाला व्यक्ति आदेशों का दुरुपयोग कर सकता है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं,
सत्ता पर जो भी आप व्यक्ति बैठता है वो सत्ता के नाम पर काम करता है, इसीलिए सत्ता कभी भी निरपेक्ष या निरंकुश नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस का काम क्या है? अपराधी को रोकना, है ना। आज पुलिस जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग सीमित मात्रा में कर सकती है। किसी अपराधी से अपराध कबूल करवाने के लिए वो उसको जान से नहीं मार सकती, है ना। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि हमारे ऊपर शासन करने के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल है, उनका काम क्या है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग जनहित में करे। अगर जनता के विरोध में वो कोई कानून को क्रियान्वित करते हैं तो वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सत्ता को मर्यादित किया जा सकता है। इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो मेरा मूल काम क्या है? अपने विद्यार्थियों को पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानकारी प्रदान करना। लेकिन अगर मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करूं तो मेरे ऊपर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है, मेरी शक्ति को भी मर्यादित किया जा सकता है। तो कोई भी सत्ता ना तो निरंकुश होती है ना अमर्यादित होती है। सत्ता के ऊपर प्रतिबंध होता है। किसका प्रतिबंध होता है? कानूनों का प्रतिबंध होता है, धर्म का होता है, समाज में जिस समाज में वो सत्ता संचालित हो रही है वहां चलने वाली परंपराओं का, लोगों का, प्रथाओं का, परिस्थितियों का, इन सब का नियंत्रण होता है जो कि जिससे कि सत्ता मर्यादित होती है। मैं फिर एग्जांपल देता हूं कि मैं यहां पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए आया हूं और रोज आपसे फालतू की बातें करूं तो क्या होगा? डायरेक्टर साहब मेरे को बुलाएंगे और मुझे कहेंगे कि ये आपका काम नहीं है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा सकते तो हम आपके स्थान पर किसी और को यहां पर लेकर आते हैं, है ना। तो कानूनन वो मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि अगर मैं अपने दायित्व पूरे नहीं कर रहा हूं तो मुझे इस सत्ता से वंचित किया जा सकता है ना। तो सत्ता जो है वो हमेशा प्रतिबंध मर्यादित होती है, अनुशासित होती है और इसीलिए वो जनता के हित में काम करती है, अधीनस्थों के हित में काम करती है और इसीलिए अधीनस्थों का समर्थन उसे प्राप्त होता है। एक आखिरी विशेषता हम बता सकते हैं, सत्ता हमेशा उत्तरदायित्वपूर्ण होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। जो भी सत्ताधारी है, जो कि सत्ता का प्रयोग कर रहा है, वो जवाबदेह होता है। जैसे मैं यहां पर, मेरे पास कौन सी सत्ता है? पॉलिटिकल साइंस के टीचर की। अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो जवाब किसको देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। किसको दूंगा? जो मेरा उच्चस्थ है, मेरे प्रिंसिपल को, मेरे डायरेक्टर को, है ना। तो क्या, और अगर सरकार अगर गलत काम कर रही है, मोदी जी अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो किसके प्रति जिम्मेदार है? वो जनता के प्रति जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ने उनको ये काम सौंपा है। तो हर उच्चस्थ निरंकुश नहीं हो सकता, वो किसी न किसी के प्रति जवाबदेह होता है। उच्च कानून के प्रति, संविधान के प्रति, जनता के प्रति या अपने से भी उच्च अधिकारी या उच्च व्यवस्था के प्रति वो जवाबदेह होता है, उत्तरदायी होता है। तो सत्ता हमेशा उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। ये कुछ विशेषताएं थी जिसके माध्यम से हम सत्ता को और आसानी से समझ सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग सत्ता से जुड़े हुए कुछ दूसरे पहलुओं को और देखने की कोशिश करेंगे अगली क्लास के अंदर।